अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं ये उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। व्यूवर्स, आज की जो हमारा जो लाइव सेशन है, इसका टॉपिक है यूएसए विज़िट वीज़ा। ठीक है, इसमें जो है काफ़ी सारी बड़ा ये कॉमन वीज़ा है। ठीक है, और कह लें कि अगर आपकी अच्छी सोशो इकनॉमिक टाइज़ हैं, सोशल इकनॉमिक टाइज़ आपकी अच्छी हैं, आपके सरकमस्टांसेस जो हैं फाइनेंशियली तौर पे, ख़ास तौर पे जो है वो बेहतर हैं, तो आपको 5 इयर्स तक का मल्टीपल एंट्री यूएस विज़िट वीज़ा ग्रांट हो जाता है। अच्छा, इसमें जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो मैं आपको कोशिश करूँगा कि अपने सेशन में बताऊँ। ठीक है, ताकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो वीज़ाज़ जो हैं वो उनका अप्रूवल यकीनी बना सकें। वीवर, इसमें जो होता है DS-160 जो फॉर्म है ऑनलाइन, ठीक है, वो आपने फ़िल करना होता है। ठीक है, और उस जैसे ही आप जो है वो रिलेटेड वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाते हैं और DS-160 फिल करते हैं, और साथ ही आपको जो है वो उससे रिलेटेड एक लिंक है, रिलेटेड पोर्टल है, जिससे आपको अपॉइंटमेंट जो है ना वो लेना पड़ती है बिफोर सबमिशन ऑफ DS-160। वैसे तो सबमिशन के बाद भी ये मामला हो सकता है, लेकिन बेहतर होता है कि आप जो है पहले अपनी अपॉइंटमेंट बना लें। ठीक है, यूएस एम्बेसी काउंसलर सेक्शन में। ठीक है, और उसमें जो इसकी 160 अमेरिकन डॉलर जो है फ़ीस है, और लास्ट जो अभी हमने भरी थी वो थी कोई 27,200 इसकी फ़ीस थी। ठीक है, जो डॉलर का रेट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है हमारी करेंसी के हिसाब से, तो वो फिर उस लिहाज से फ़ीस तय होती है। ठीक है, लेकिन जब आप उसकी अपॉइंटमेंट जनरेट करते हैं तो उस वक्त नॉर्मली वो कैलकुलेट करके ऑटो जो है आपको फ़ीस बता देता है जो आपने ABL में जमा करवानी होती है। ठीक है, उसके मतलब ABL में जमा करवाने के बाद जो चलान जनरेट होता है, तो 24 आवर्स के अंदर आपको जो है अपॉइंटमेंट्स के राइट मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें अपॉइंटमेंट के ना 3 राइट्स आपको मिलते हैं, यानी आप 2 टाइम्स यानी आप अपनी अपॉइंटमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं आगे या पीछे, जैसे भी आपके सरकमस्टांसेस होते हैं उनके मुताबिक आप इसको रीशेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, 3 टाइम्स के बाद आपको अटैम्प्ट नहीं मिलती, और आपने जो लास्ट आपकी अपॉइंटमेंट होती है उसको आपने अटेंड करना ही होता है। ठीक है जी, इसमें एक तो ये फॉर्म की सबमिशन होती है, अपॉइंटमेंट आपकी होगी, और दूसरा जब आप जाते हैं एम्बेसी में तो आपका इंटरव्यू, ज़्यादातर लोगों का ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि 2 से 3 मिनट का इंटरव्यू होता है। ठीक है, उसमें कोई बड़े प्राइमरी से सवाल होते हैं उनके। ठीक है, कि आप किस लिए जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, और कहाँ पे आप रहेंगे। ठीक है, पहले आपने ट्रैवल्स कौन कौन से कंट्रीज़ के किए हुए हैं, कोई रिफ्यूज़ल्स हैं तो वो भी आपको बताना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उनका जो है वो सिस्टम कुछ इस तरीके से होता है कि अगर आप कुछ छुपाते हैं, मिसाल के तौर पे आपके अगर वो पूछते हैं कि आपका UK का रिफ्यूज़ल हुआ है और आपका वाकई हुआ है, ठीक है, तो आपको बताना चाहिए। ठीक है, चेंज है कि आपसे कुछ ऐसा वो क्वेश्चन करें कि आप मतलब क्वेश्चन ना करें कि आपका कोई रिफ्यूज़ल हुआ है, ठीक है, फिर आप बेशक ना खुद से ना बताएं, लेकिन नॉर्मली ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि अगर आपको स्पेसिफिकली पूछते हैं कि आपका किसी कंट्री का रिफ्यूज़ल हुआ है, तो वो समझ लें कि उनके पास इंफॉर्मेशन है, तो आपको चाहिए कि वो आप जो भी फैक्ट है वो उनको डिस्क्लोज़ करें। तो व्यूअर्स, इसमें जो है मतलब इंटरव्यू की अपनी इम्पोर्टेंस है और फॉर्म फिलिंग की अपनी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ज़्यादातर एप्लीकेंट्स जो जाते हैं इंटरव्यू में उनके वो डॉक्यूमेंट्स चेक तो नहीं करते, लेकिन कुछ कह लें कि एप्लीकेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके वो डॉक्यूमेंट्स चेक भी करते हैं, काउंसलर सेक्शन वाले जो असेसमेंट ऑफिसर होते हैं। लेकिन हमारी आपको यही एडवाइस है कि आप जब भी जाएं अपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन साथ लेके जाएं। ठीक है, अगर वो चेक कर लें तो ना आप ना प्रोड्यूस कर सकें एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो डेफिनेटली दे विल रिफ्यूज़ योर केस। तो ये बेहतर है किसी भी ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन को अवॉइड करें और आप प्रॉपर जो है तैयारी करके जाएं। ठीक है, इंटरव्यू में मतलब थोड़ा सा एक प्रेशर इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, और आप लोगों को थोड़ा सा मतलब उसमें एक बड़ी ना इम्पोर्टेंट मैं आपसे वो शेयर करूंगा, क्योंकि हमारे साथ जो
एप्लीकेंट्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, वो शेयर करते हैं अपने जो भी उनकी प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है, ठीक है, अपने जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो वो ये बताते हैं कि जी मेरे से आगे जितने क्यू में लोग बैठे खड़े हुए थे, ठीक है, उसमें काउंसलर सेक्शन में मेरी जो कैटेगरी थी उसमें, तो वो ज़्यादातर के रिफ्यूज़ हो रहे थे। तो मैं घबरा गया, मेरा इंटरव्यू अच्छा ना हुआ, ठीक है, उस वजह से मैं मतलब सही जवाब नहीं दे सका। तो वो मेरा ना वीज़ा मतलब ड्यू टू रॉन्ग आंसर्स, ठीक है, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो ये और बाज़ ऐसे भी एप्लीकेंट्स हैं जो कहते हैं कि जी हमें मतलब इस तरह का कोई मतलब सारे लोग मेरे से आगे जितने लोग क्यू में थे उन सब के रिफ्यूज़ हुए, लेकिन मेरा जो है ना वीज़ा अप्रूव इसलिए हो गया कि मैंने उनसे इन्फ्लुएंस इतना वो नहीं लिया, असर नहीं लिया कि जी सबके रिफ्यूज़ हो रहे हैं तो शायद मेरा भी रिफ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रेशर काइंड ऑफ सिचुएशन होती है जो आपने थोड़ा उसमें एडजस्ट करना होता है। ठीक है जी, तो मतलब आपको एक अच्छी प्रिपरेशन करके जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो कि कोई मतलब मुश्किल हो। वो आपकी रूटीन का जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी आपकी हिस्ट्री है, उससे रिलेटेड ही होते हैं क्वेश्चन सारे। तो व्यूअर्स उसमें ये इसके स्टेप्स हैं, यानी सबसे पहले आप फॉर्म DS 160 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। अपार्टमेंट का जो है वो वाउचर बनाते हैं, निकालते हैं और उसको डिपॉजिट करवाते हैं BL में, फिर आपको अपार्टमेंट मिल जाती है। DS 160 जो है वो आप सबमिट करते हैं, उसकी कंफर्मेशन निकलती है, वो लेके जाते हैं। ठीक है, और साथ में अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं और अपार्टमेंट का प्रिंट लेके जाते हैं। अच्छा, अब ये है कि अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमने कौन सी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करना है। ठीक है, विज़िट वीज़ा में बेसिकली जो है ना 2 कैटेगरीज हैं। इसको बोलते हैं B1 बिज़नेस ट्रिप, बिज़नेस प्लस मेडिकल या कोई भी आपकी कारोबारी सरगर्मी। ठीक है, इसको यानी बिज़नेस का नाम देते हैं B1। और एक होता है B2 जिसमें आप टूरिस्टिक एक्टिविटीज़ यानी प्लेजर, आपकी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि उन्होंने अगर कोई अपनी बिज़नेस प्रोपोजिशन सेटल डाउन करने के लिए जाना होता है तो साथ में वो B2 कैटेगरी भी लिख देते हैं, यानी B1 B2 कैटेगरी नॉर्मली तौर पे लोग जो है वो चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं वीज़ा। उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि उनको 5 इयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा ग्रांट हो जाता है। ठीक है, अगर आप स्पेसिफिकली B1 चूज़ करेंगे यानी बिज़नेस कैटेगरी या मेडिकल ट्रीटमेंट है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो वो आपको हो सकता है कि 1 साल का वीज़ा अप्लाई करें, वीज़ा ग्रांट करें, और हो सकता है आपको 6 माह का वीज़ा ग्रांट करें। ठीक है, और उसमें भी फिर हो सकता है आपको 2 एंट्रीज़ दें या सिंगल एंट्री दें। ठीक है, तो बेहतर है कि अगर आप के अच्छे मतलब फाइनेंशियल्स हैं, सर्कमस्टांसेस अच्छे हैं और आपकी कोई बिज़नेस प्रोपोजिशन भी है, तो साथ में आप B2 कैटेगरी जो है उसको भी आप चूज़ करें B1 के साथ साथ, यानी B1 B2 कैटेगरी आप अप्लाई करें। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अब किन लोगों के लिए जो है वो ज़्यादा आसानी से ये वीज़ा जो है वो हासिल किया जा सकता है, उसमें जैसे मैंने बताया कि अगर आपके सोशो इकनॉमिक टाइज़, आपके सर्कमस्टांसेस जो हैं उसमें स्पेसिफिकली आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस अगर अच्छे हैं, ठीक है, आप प्रॉपर टैक्स पेयर हैं, आप की और भी बॉडीज़ के साथ रजिस्ट्रेशंस हैं, आपके बैंक अकाउंट्स फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं वो अच्छी चल रही हैं, आप मैरिड हैं, अबव 30 हैं, आपके कुछ ट्रैवल्स भी हैं कंट्रीज़ के। ठीक है, तो ये आपके लिए बड़ा मतलब आइडियल सी एक प्रोफाइल बन जाती है और इसके लिए आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं इस प्रोफाइल के साथ। बाकी जिन लोगों के इसके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं लेकिन वो भी जाना चाहते हैं, तो वो जो है उसमें जैसे हमारा एक प्लान है, इसे हम बोलते हैं प्रोफाइल अपग्रेडिंग प्लान, PUP। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम एक बिल्कुल जो कि जिसके फाइनेंशियल्स कुछ इतने अच्छे नहीं होते उसको प्रॉपर जो है वो उसकी कंसल्टेंसी सर्विस उसे देते हैं, उसे गाइडेंस देते हैं, उसे टिप्स टेक्निक्स बताते हैं, तो वो को 2 3 4 माह के अंदर उसका अच्छा खासा एक प्रोफाइल बन जाता है। ठीक है, और वो इस काबिल हो जाता है कि वो उसको जो है ना वो वीज़ा ग्रांट किया जा सके USA का। ठीक है जी, तो व्यूअर्स इसकी जो फ़ीस है वो जैसे मैंने बताया $160 अमेरिकन डॉलर है। और बाकी इसके अलावा आप जाते हैं काउंसलर सेक्शन में जो है वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव इस्लामाबाद, वहाँ पे एम्बेसी है गेट नंबर 5,
से शटल सर्विस चलती है, ठीक है, और आपको रिलेटेड एम्बेसीज़ में वो उतारते जाते हैं और यूएस एम्बेसी में भी इस तरह से आपका जब इंटरव्यू होता है तो आपको ड्रॉप कर देते हैं। गेट 5 आपने जहन में रखना, ठीक है, ये है इमामबरी रोड है, ठीक है, वहाँ पे इनकी वो कौंसल सेक्शन सारा है, तकरीबन सारा डिप्लोमेटिक एरिया। और आपने बस ये जहन में रखना है कि वो थोड़ा सा सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह होती हैं, सारा एम्बेसी में जब जाते हैं लोग थोड़ा सा ना घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या होने वाला, ठीक है, हालांकि कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपने सिंपल आपके पास अपॉइंटमेंट है एंड यू हैव टू गो देयर फॉर अटेंडिंग योर अपॉइंटमेंट। तो इसमें कोई मतलब ऐसा आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है किसी किस्म का ठीक है। और मतलब इसमें फिर ये भी उनकी फैसिलिटी है कि अगर आप इंग्लिश में वेल वर्स नहीं है तो आप उर्दू में भी इंटरव्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस चीज़ का आपके वीज़ा के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है कि मतलब आप उर्दू में देंगे तो पता नहीं वीज़ा ग्रांट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये है कि आपने पुरस्कून हो गए, उनकी बात सुननी है, उनके सवाल का जवाब देना है, ठीक है, और दैट्स इट, ठीक है जी। तो व्यूअर्स इसके हवाले से कोई भी आपका मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है जी। और हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल भी दी हुई हैं, आप लाइव क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, इनबॉक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो पोर्टल है www.mariflawchamber.com उसके ज़रिए से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो ये था हमारा आज का सेशन। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे कोलीग्स कोई क्वेश्चन करना चाहें तो। या देखें, बिल्कुल मैं मेरा ख्याल है एक्सप्लेन नहीं कर सका, मेरी कोलीग ने बड़ा अच्छा सवाल किया है, ये आपका भी भला होगा इंशाल्लाह इससे। बैंक स्टेटमेंट देखें, इस वीज़ा में बैंक स्टेटमेंट, बल्कि किसी भी वीज़ा में, ठीक है, वो चाहे यूके का वीज़ा है, यूरोप का है, कनाडा का है और यूएसए का है, उसमें बैंक स्टेटमेंट की बड़ी जो है ना प्राइमरीली उसकी इम्पोर्टेंस है। हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जिन लोगों की बैंक स्टेटमेंट अच्छी थी, मतलब मिलियंस में थी, मल्टी मिलियंस, मोर दैन 1 मिलियन 2 मिलियन इवन के 10 मिलियन की स्टेटमेंट थी, ठीक है, उनके हमने पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा ऑब्ज़र्व किए हैं, ये रियलिटी है। अच्छा, और बैंक स्टेटमेंट आपने जो लेके जानी कम से कम 6 माह की आपने लेके जानी है, ठीक है, उसका साथ में जो मेंटेनेंस लेटर है वो भी साथ में हो, ठीक है। तो ये है, बाकी सारे वही आपके सोशो इकनॉमिक जो सर्कमस्टांसिस हैं उनको जो एक्सप्लेन करते हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके मैरिज सर्टिफिकेट हैं, FRC है, आपके पासपोर्ट्स हैं, आपके ट्रैवल हिस्ट्री है, आपके टैक्स रिटर्न्स हैं, आपके बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, और आपके जो है फैमिली ट्री या और भी जितने भी आपकी आइडेंटिकल डॉक्यूमेंट हैं, सोशल डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, वो सारे आपने लेके जाने होते हैं। एनी मोर क्वेश्चन? अगर आपके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो होटल बुकिंग पे काफ़ी सारे लोगों के वीज़े लगे हैं, ठीक है, लेकिन बेहतर है कि आप वहाँ से कोशिश करें कि आप यहाँ तो अगर तो आपके कोई फ्रेंड एंड फैमिली है उनसे रिक्वेस्ट कर लें, कोई इनविटेशन आपको मिल जाए सिटीज़न का। तो दूसरा ये है कि फिर भी अगर वो इनविटेशन नहीं है तो फिर आप जो है ना ऑनलाइन जो इवेंट्स होते हैं, जैसे मैंने कल कनाडा के वीज़े के बारे में बताया कि जो है ना आप इनविटेशन लें, ठीक है, इनविटेशन आपको बिज़नेस एंटिटीज़ से भी मिल जाता है, बिज़नेस ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं जो इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं, जो कि कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे होते हैं, एग्जीबिशंस करवा रहे होते हैं, ट्रेड शोज़ होते हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ी सी आप पेमेंट करें, मतलब वो पेमेंट आपकी 2000 4000 से लेके कोई 40-50 लाख तक भी हो सकती है, ठीक है। तो ये है उसमें, मतलब बेहतर है अगर आप होटल बुकिंग की निस्बत कोई ना कोई इस तरह का कोई ब्लैक एंड वाइट वहाँ से डॉक्यूमेंट लें, तो होटल बुकिंग की निस्बत आपके चांसेस ज़्यादा है। एनी मोर क्वेश्चन? ठीक है व्यूअर्स, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं एक नए लाइव सेशन के साथ, एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।